तीनों ही सरला का बड़ा ख्याल रखा करते। कुछ कमाते तो माँ को ला कर देते, कहीं भी जाते तो माँ को पूछ कर जाते। वो अपनी माँ को बहुत मानते, जिससे सरला बहुत खुश रहती। और वक्त के साथ साथ सरला एक एक करके अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां पसंद करके उनकी शादी करवा देती है। एक दिन सरला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, तुम तीनों मेरी बहुएं नहीं बल्कि बेटियां हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इस घर को जोड़कर और मिलजुल कर प्यार से रहो। सरला की जिंदगी फिर वैसी ही हो जाती है। उसके बेटे पहले की ही तरह पहले माँ को पूछते, फिर खाना खाते। बाहर जाते तो माँ का पैर छू कर जाते। माँ के हाथ में घर की सारी कमाई रख देते। और ये बात धीरे धीरे तीनों बहुओं को बुरी लगने लगी। एक दिन पहली बहू रसोई में दूसरी बहू से कहती है, बहन, हम सारा दिन घर का काम करते हैं और हमारे पति सारा पैसा माँ जी को दे देते हैं। ये तो गलत है। हाँ, कह तो तुम सच रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों कुछ नहीं कर सकते? अगर हम तीनों मिल जाए तो माँ जी के हाथ एक चवन्नी भी ना लगने दे। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। अगली सुबह घर में नाश्ता नहीं बनता है। सरला के तीनों बेटे खाने के टेबल पर बैठकर नाश्ता लाने को कहते हैं। तभी वहां बड़ी बहू दो छोटी बहुओं के साथ आकर कहती है, आज खाना ना बना है और ना ही बनेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सही तो कह रही है भाई साहब दीदी, हम सारा दिन घर का काम करें और पैसा आप लोग माँ को दे दे। अच्छा, तो ये बात है, तुम लोगों की हर डिमांड पूरी होती है, फिर क्या करोगी पैसों का? हमें आज से अपने अपने पति की सारी कमाई चाहिए, तभी हम इस घर में रहेंगी, नहीं तो हम लोग अपने मायके जा रहे हैं। सरला भी वहां खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है माँ जी? शर्त ये है कि जैसा ये घर अब तक चल रहा था वैसा ही आगे भी चलेगा। पहले की तरह किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीनों बहुएं खुशी खुशी एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें मंजूर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। और सरला के कहने पर तीनों बेटे अपनी कमाई बीवियों को देने लगते हैं। तीनों बहुएं रसोई में जाकर एक दूसरे को खुशी से देखती है। अब बस जो पैसे बचेंगे ना, हम उन पैसों से ऐश करेंगे, गहने और ढेर सारी खरीदारी करेंगे। तीनों खुशी खुशी अपने कमरों में चली जाती हैं। दिन बीतने लगते हैं। अब तीनों ही बहुएं अपने अपने पैसों को बचाने की फिक्र में लग जाती है। दिन ब दिन घर में कभी कुछ खत्म होता तो कभी कुछ, लेकिन कोई भी पैसे खर्च करने को राजी न होता। तभी एक दिन खाने के टेबल पर सरला का बड़ा बेटा बार बार कटोरी में चम्मच डालता और निकाल देता। ये क्या कर रहे हो? दाल की कटोरी में क्या ढूंढ रहे हो जी? वो मैं दाल ढूंढ रहा हूँ। सारा परिवार हंसने लगता है। हाँ हाँ, ठीक है, वो दाल इतनी महंगी है कि क्या बताएं। बेटा, वो तो पहले से ही महंगी थी। मैंने कहा था ना कि घर में किसी को खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे माँ, आपका जमाना कुछ और था, अब महंगाई आसमान छू रही है। अरे 2 ही महीने में जमाना बदल गया क्या भौजी? हाँ, बदल गया। अब हम झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं। उसके हाथ में नए कंगन चमक रहे होते हैं। अरे भाभी, ये नया ली है क्या? आप तो बोल रही थी कि पैसा ही नहीं बचता बच्चों की फीस के लिए। अरे ये तो बस ऐसे ही। वाह वाह भौजी, दाल महंगी और हाथ में सोना। चुप, ऐसे बात करते हैं अपनी भाभी से?
चलो जाओ, छोटी सी दाल का सोना बना दिया। क्या बोले? अरे मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। अब तो ठीक है ना मेरी भाग्यवान। अगले दोपहर सरला की बहुएं, माँ हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, शाम को आते देर हो जाएगी, आप रसोई में जाकर खाना बना लेना। सरला बेचारी करती भी तो क्या, वो रात का खाना बनाने के लिए रसोई में तो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि खाने के सामान में कुछ डब्बे खाली हैं, तो सब्जी के नाम पर बस कुछ आलू पड़े थे। सरला को जो मिला उसमें से वो खाना बना देती है। रात को खाने के टेबल पर, अरे इतना थोड़ा सा खाना? आज खाना माँ ने बनाया है, बड़े दिनों बाद माँ ने खाना बनाया है ना, तो हो सकता है कि माँ को अंदाजा ना मिला हो। सरला को बहू की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। बहू, रसोई में खाने का सामान खत्म था, इसलिए खाना कम बना। सरला इतना कहकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सरला का बेटा दरवाजा खोलता है। सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। अब कौन है आप लोग और यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग बिजली विभाग से आए हैं। आपके घर की बिजली आज कट जाएगी क्योंकि आप लोगों ने 2 महीने की बिजली का बिल नहीं भरा है। कौन है बेटा? माँ, बिजली वाले हैं जो घर की बिजली काट रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? सरला तीनों बहुओं को बुलाती है। माँ जी, हम लोगों के पास अब तो पैसे बचे ही नहीं। खर्च ज्यादा हो जाने के कारण हम लोगों में से किसी ने बिजली का बिल नहीं भरा है। अब क्या होगा? क्या होगा? होगा क्या? बिजली कट जाएगी। रुको रुको, तुम लोगों के 2 महीनों के बकाया पैसे मैं दे रही हूँ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। माँ ने तुम लोगों के एक बार कहने पर सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया, लेकिन आज हमारी इतनी मेहनत के बाद भी भंडार और रसोई खाली है। वो तो छोड़ो, आज ये नौबत आ गई कि घर की बिजली कट जाती। वो तो माँ ने बचा लिया। माँ हमें माफ कर दे, हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए। हम पहले आपसे ये सीखेंगे कि घर कैसे चलाया जाता है, तब कोई जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन माँ, आपके पास पैसे कहाँ से आए? बेटा, जिन पैसों से तुम लोगों से घर अच्छे से नहीं चल पा रहा है, उन्हीं पैसों को सही तरीके से खर्च कर मैंने इन पैसों को भविष्य के लिए बचाया था। सभी बहुएं सरला से माफी मांगती है और आगे भी साथ में मिलजुल कर रहेंगी, ये वादा करती है। शिक्षा, परिवार मिलजुल कर चले तो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। जयेश के पास खूब पैसा था और उसको अपने पैसों पर घमंड भी बहुत था। इसी घमंड की वजह से उसका परिवार उससे दूर रहता था, क्योंकि जयेश अपने पैसों की धौंस सबको दिखाता रहता। उसे पल्लवी नाम की एक लड़की से प्यार हुआ। पल्लवी के माता पिता नहीं थे, बस 2 भाई थे, विनय और जग्गू। जयेश ने पल्लवी से शादी कर ली। पल्लवी ने सोचा जयेश उसके 2 भाइयों की मदद करेगा और उनका जीवन भी बन जाएगा, और ऐसा हुआ भी। जयेश ने पल्लवी के बड़े भाई विनय को एक अखबार में नौकरी दिलवा दी और पल्लवी के छोटे भाई जग्गू को अच्छे कॉलेज में एडमिशन। पल्लवी के साथ विनय और जग्गू भी जयेश के घर रहने लगे। आज शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, घर सजा देना और खाना भी बना देना पल्लवी। पिछले 4 दिनों से यही कर रही हूँ। आप मुझे घुमाने ले जाने वाले थे ना? अरे घुमाने? मैंने तुमसे शादी कर ली तो इतने बड़े घर में रह रही हो, वरना घूमती रहती तुम। देखिए, आपकी शराब बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है आपको अपने दोस्तों की संगत छोड़ देनी चाहिए। घर परिवार पर ध्यान देना चाहिए। घर परिवार पे? अरे तुम्हें किस चीज की कमी है? कार है, बड़ा घर है, जो चाहिए वो मिल जाता है। एक गरीब लड़की को ऐसा ससुराल मिला, तुम्हें तो रोज धन्यवाद करना चाहिए मुझे इसके लिए। आप रोज मुझे अपनी गरीबी का एहसास दिला ही देते हैं। वैसे देखो, मेरे दोस्त आने वाले हैं, जितना कहा है उतना करो, वरना
वरना तुम जैसी लड़कियों की कमी नहीं है। ये आप नहीं, आपकी शराब और पैसों का घमंड बोल रहा है। जयेश पर पल्लवी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। पल्लवी ने सारा काम किया, उसके दोस्तों के लिए पकवान भी बनाए और फिर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी उसके भाई विनय और जग्गू वहां आ गए। क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही उबासी के कारण आंसू आ गए। तुम्हारा ऑफिस कैसा रहा? दीदी, हम बच्चे नहीं हैं, बताओ ना क्या हुआ। मम्मी पापा की याद आ रही है क्या? अरे कुछ नहीं, तुम जाओ ना, अपना काम करो। दीदी, आपको आज फिर जीजाजी ने कुछ बोला क्या? बस विनय के इस सवाल के सामने पल्लवी खुद को और बांध नहीं पाई और रोते हुए बोली, बाहर से देखने वालों को तो यही लगता है कि पल्लवी के भाग्य खुल गए हैं कि उसे जयेश जैसा अमीर पति मिला, लेकिन हकीकत यही थी कि जयेश मेरी इज्जत करना तो दूर, मुझे रोज नई तरह की धमकियां देते हैं। जीजाजी और उनकी धमकियां। उस दिन शराब पी के उनकी एक दोस्त ने मुझे जीजा के टुकड़ों पे पलने वाले लड़के कहकर बुलाया। मैंने जब उसको जवाब देना चाहा तो जीजाजी उल्टा मुझ पर ही बरस पड़े और कहने लगे, ज्यादा बोलोगे तो नौकरी से निकलवा दूंगा, बड़बड़ के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी। अरे परसों मुझसे बोले शराब की बोतल ले आओ, मैंने बोला मैं शराब नहीं छूता, मैं नहीं ला सकूंगा। तो बोले ठीक है, ठेके पे नहीं जा सकते तो कॉलेज भी मत जाओ, पढ़ाई बंद करवा देते हैं। और फिर मुझे जबरदस्ती शराब लेकर आना पड़ा। मुझे माफ कर दो विनय और जग्गू, मुझे नहीं पता था कि ये आदमी ऐसा निकलेगा। मैंने इससे इसलिए शादी की थी ताकि तुम्हारी भी मदद हो जाए। दीदी, आपने तो हमारा भला ही चाहा था, हमारी किस्मत ही ऐसी है। हमारे सर पर या तो छत होती ही नहीं या होती भी है तो टपकती हुई। हम यहाँ रो रहे हैं और जीजाजी वहाँ अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तीनों भाई बहन अपनी किस्मत पर तरस खा रहे थे। कुछ महीनों तक यही चलता रहा। जयेश तीनों को रोज कोई नई धमकी देता। एक दिन अचानक जयेश बहुत बीमार पड़ गया और बिस्तर पर आ गया। जयेश जी, शराब पीकर आपने लिवर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब तो पीना बंद कर ही दीजिएगा। अरे इतना पैसा है डॉक्टर साहब, इलाज तो हो ही जाएगा। पैसों से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती जयेश जी, फिर भी देख लीजिए अपने हिसाब से। डॉक्टर जयेश को सलाह देकर चला जाता है। पल्लवी डॉक्टर के जाने से पहले डॉक्टर से दवाई की डोज का वक्त और मात्रा समझ लेती है। डॉक्टर के जाते ही जयेश का एक दोस्त शराब की बोतल लेकर आता है। अरे शराब वो दवा है जिसके सामने हर बीमारी हवा है। ये तो अभी ठीक हो जाएगा। पल्लवी जयेश के दोस्त को रोकती है, लेकिन जयेश उसे फिर दूसरी शादी करने की धमकी देकर चुप करवा देता है। जयेश के इस दोस्त ने जयेश से लाखों में उधार ले रखा था। जयेश की आदत थी अपने दोस्तों पे बहुत पैसा लुटाने की। जयेश एक झटके में आधी बोतल पी जाता है। दोस्त तो चला जाता है, लेकिन दिनों दिन जयेश की बीमारी बढ़ती जाती है। जयेश का लगभग सारा पैसा इलाज में लग जाता है। डॉक्टर हार मान लेते हैं। ऐसे में जयेश के साथ सिर्फ पल्लवी, विनय और जग्गू साथ रहते हैं। जीजाजी, दवाई ले लीजिए और ये फल भी। मेरे एटीएम से पैसे निकाल लाना और बहुत सारे फल ले आना। ये क्या, 5 किलो फल लेकर आते हो तुम लोग? जीजाजी, आपके एटीएम कार्ड के पैसे खत्म हो चुके हैं। क्या? हाँ जी, आपके इलाज में बहुत पैसे खर्च हुए हैं। पिछले 15 दिनों से विनय अपनी नौकरी के पैसे से दवाई और फल ला रहा है। अरे रुको, मैं अपने दोस्तों को फोन लगाता हूँ। जयेश का कोई भी दोस्त उसका फोन नहीं उठाता। आपके दोस्त आपके पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए जी।
और कोई मिलने तक नहीं आया ऐसी हालत में। जयेश शर्मिंदगी से भर जाता है और दर्द भरे कलेजे से कहता है, आज पैसे नहीं है, तब भी तुम तीनों मेरे साथ हो और मेरे दोस्त मेरे साथ सिर्फ शराब पिलाने आए। दवा तुम ही पिला रहे हो। तुम तीनों मुझसे उम्र में छोटे हो पर इतने बड़े हो कि मुझे खुद के लिए बहुत छोटा महसूस हो रहा है। मैं माफ करने लायक हूं तो नहीं, मगर हो सके तो मुझे माफ जरूर कर देना। तीनों जयेश को माफ कर देते हैं और जल्द ही ठीक भी कर देते हैं। उसके बाद घर में चारों बहुत प्यार से रहने लगते हैं, क्योंकि अब हर बात में पैसे और धमकी नहीं, प्यार और अपनापन होता है। शिक्षा। पैसों के नशे में अंधा आदमी अपने और पराये की पहचान करने में बहुत देर कर देता है। शादी के कुछ 3 महीने बाद जब रौनक और रुचि लॉन्ग ड्राइव पर गए तो एक भयानक एक्सीडेंट में रुचि ने रौनक का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ससुर जी, मैं आज से आपको पापा जी ही बुलाऊंगा ताकि आपको रुचि की कमी महसूस ना हो। अरे बेटा, तुम्हारा मन बहुत साफ है और रुचि के जाने के बाद तुमने हमारे लिए जितना किया है उसका एहसान। ऐसी बातें मत कीजिए, एहसान नहीं है, यही मैं अपने माँ बाप के लिए भी तो करता ना। बेटा, तुम अपने माँ पापा पर भी ध्यान दो, उन्हें भी अपने बहू के जाने के बाद बहुत दुख हुआ होगा। वहाँ मेरा छोटा भाई है उनका ध्यान रखने के लिए, यहाँ आपको मेरी जरूरत ज्यादा है। बेटा, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है। शादी के 3 महीने बाद ही अपनी पत्नी से ऐसे बिछड़ जाना। भगवान कैसे कैसे दिन दिखाता है। हम सबका दुख बराबर है पापा जी, और हम सबको एक दूसरे के साथ की जरूरत। अपनी बात पूरी करने से पहले ही रौनक की आंखें भर जाती है और वो अपने ससुर का हाथ पकड़कर सिसकने लगता है। रौनक को पसंद नहीं था कि वो ज्यादा दिन ससुराल में रुके, लेकिन रुचि के जाने के बाद उससे सास ससुर का अकेलापन देखा नहीं गया। उसने तय कर लिया कि सास ससुर की उदासी खत्म करने के लिए सब हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगी। हिमाचल पहुंचने के बाद वो लोग एक होम स्टे में ठहरते हैं और रात के खाने के बाद होम स्टे की ऑनर के साथ आग जला के बैठे हुए हैं। कितने साल से कर रही हो काम यहाँ? जी 6 सालों से। अकेले? शुरू तो किसी के साथ किया था, पर अकेले करना मजबूरी बन गया। क्यों, कोई बिजनेस पार्टनर छोड़ के चला गया काम? ये सुनकर ऑनर चुपचाप जलती हुई आग की तरफ देखती रहती है। अरे बेटा, अकेले क्यों करना पड़ा? बिजनेस पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर था। ओह, सॉरी टू हियर दैट। होता है बेटा, आजकल तलाक होना ही आम हो गया है। तलाक नहीं हुआ, उसे पैराग्लाइडिंग का शौक था और मुझे पहाड़ों से प्यार। जयपुर में थे हम कज़ा में आके बसे थे। उसने पैराग्लाइडिंग करवाना शुरू की और मैंने यहाँ ये होम स्टे और कैफ़े शुरू किया। एक दिन पैराग्लाइडिंग करने गया वो, और फिर आया ही नहीं। अरे बेटा, अकेली रह रही हो तब से? दूसरी शादी का नहीं कहा पेरेंट्स ने? कई बार कहा, कई लड़कों ने प्रपोज भी किया, लेकिन कोई उसके जैसा मिला ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते, जो किसी को खोता है उसका दर्द वही समझ सकता है। रौनक वहां से उठकर चला जाता है और अपने कमरे में जाके रुचि का फोटो देख के फफक फफक के रोने लगता है। वहीं बाहर आग में लकड़ी डालते हुए ऑनर पूछती है, ये आपके बेटे हैं? बेटे जैसा ही है, दामाद है। कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी हमारी बेटी से। तो बेटी की टिकट नहीं हुई क्या? कब आएगी वो? अब नहीं आएगी, काश आ जाए पर नहीं आएगी। शादी के कुछ महीनों बाद ही चली गई।
तब से रौनक हमारे साथ रह के हमारा ध्यान रखता है। हम थोड़ा अच्छा महसूस करें, इसीलिए हवा पानी बदलने के लिए हमें हिमाचल लेकर आ गया। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। हाँ, पता तो हमें भी नहीं था कि ये सब होगा। रुचि को भी पहाड़ बहुत पसंद थे। बोलते बोलते उनका गला भर जाता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद किसी से कोई बात नहीं होती। अगली सुबह सब कज़ा से मनाली के लिए निकलने को तैयार होते हैं। रौनक काफ़ी पहले ही तैयार होकर बाहर पहाड़ों पर बनी एक मॉन्स्टरी को देख रहा होता है। तभी उसके कानों पे एक आवाज़ पड़ती है, चाय पिएंगे? अब नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री है, मेरे हाथों से बनी हुई। थैंक यू। रात के लिए सॉरी, मैं ज़्यादा बोल गई शायद। सबको अपना दुख अपने तरीके से शेयर करने का हक है। आप गुस्से में चले गए थे वहाँ से? अरे नहीं, याद में चला गया था रुचि की। दोनों पहाड़ों की तरफ देखते हैं और अब वहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ है। सास और ससुर दोनों रेडी होकर निकलते हैं। वो देखो, रौनक मुस्कुरा रहा है। और वो भी बहुत दिनों के बाद। रुचि के जाने के बाद से तो वो अब अच्छा लगने लगा है मुझे तो रौनक के साथ रहने से। मुझे भी। सोचता हूँ रौनक चला गया तो हम कितना टूट जाएंगे। गाड़ी तैयार है साहब, जल्दी निकलेंगे। सूरज चढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी। रास्ते में झरने खुल गए तो लेट हो जाएंगे। अच्छा लगा आप लोग आए। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वैसे आपका नाम पूछना तो भूल ही गए। तानिया। ओके तानिया, चाय बहुत अच्छी थी। वैसे आप लोग कभी भी आ सकते हैं अपना घर समझ के। और हाँ रौनक, आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर। कैफ़े के लिए ना? हाँ जी, कैफ़े के लिए ही। सास ससुर मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी वहाँ से निकलती है, लेकिन कुछ किलोमीटर चलने पर ही रास्ते में एक झरना आ जाता है। रिस्की है निकलना, रास्ते में पानी है। अब कल सुबह ही निकल पाएंगे। क्या करना है? अरे गाड़ी मोड़ लो और वापस कज़ा ले चलो। सब वापस कज़ा पहुँचते हैं। दिन भर तानिया भी रौनक के साथ ही घूमती है और सास और ससुर अलग अलग घूमते हैं। एक बात कहूँ जी, पहले मैं, तानिया कैसी रहेगी रौनक के लिए? मैं भी यही कहने वाली थी। रात को सास ससुर तानिया को अकेले में कहीं लेकर जाते हैं। बेटा, तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। कल तो हम निकल जाएंगे। जी कहिए ना। तुम्हें रौनक कैसा लगता है बेटा? अच्छा ही है। क्यों, क्या हुआ? हम सोच रहे थे अगर तुम दोनों अपने बिजनेस पार्टनरशिप को लाइफ पार्टनरशिप में बदल दो तो। अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तुम सोच लो, तब तक हम रौनक से भी बात कर लेते हैं। वो लोग रौनक के पास जाते हैं। बेटा, हमारी ज़िंदगी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अकेले कैसे रहोगे बेटा? आप लोग हो ना पापा। अरे कभी तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। मैं रुचि की जगह पर किसी को सोच भी नहीं सकता। उसकी जगह पर मत सोचो बेटा। रुचि की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, पर एक नई जगह तो बनाई जा सकती है ना। देखिए, आप कुछ भी कह लें, मैं हाँ नहीं बोल पाऊंगा। सास और ससुर हार मानकर सो जाते हैं। आज तानिया और रौनक ही आग के पास बैठे हैं। आपने अपने पति के जाने के बाद शादी क्यों नहीं की? जिद नहीं थी, पर कोई पसंद आता तो शादी करती ना। रुचि की जगह मैं भी किसी और को नहीं ला पाऊंगा। तुम अकेले खुश हो? खुश तो नहीं हूं, पर रुचि को अगर पता चले कि तुम खुश नहीं हो तो क्या उसकी आत्मा को खुशी मिलेगी? अब नहीं। और अगर उसके कारण तुम अकेले रहे
तो उसे और भी ज्यादा दुख ही होगा, तुमने भी तो शादी नहीं की। क्योंकि मैंने अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं किया। मैं खुश रही। रौनक को समझ आ जाता है कि उसका दुख देखकर रुचि शायद कभी खुश नहीं हो पाती। वो रात भर सो नहीं पाता। सुबह सब जल्दी निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। चले? हाँ, और किसी को भी लेकर चलना है क्या? ले चल सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर बात करने तो माँ बाप को ही जाना पड़ता है ना। क्या मतलब? मैं तैयार हूँ दूसरी शादी के लिए। आप तानिया से बात कर सकते हो। अरे उससे तो पहले ही बात हो चुकी है, वो तैयार है रौनक बेटा। तो अब गाड़ी को मनाली लेके चलना है या मंदिर में शादी के लिए? ड्राइवर की बात पर सब हंसते हैं। रौनक और तानिया का परिवार भी कज़ा आता है और पहाड़ों में ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी के दौरान रौनक का छोटा भाई कहता है, ये बढ़िया है, शादी ही ऐसी जगह करो कि हनीमून मनाने कहीं और जाना ही नहीं पड़े।